Hello guys, so today let's start with basic structure of the constitution. So in this Shankari Prasad case, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, ये क्वेश्चन तब अराइज हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है या नहीं पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स के द्वारा। ये शंकरी प्रसाद केस से क्वेश्चन ये रेज हुआ। सो उसमें हुआ क्या था ये देखते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन दिस केस. Now, the First Amendment Act, among other things, is widely known for the abolition of ज़मींदारी सिस्टम. ठीक है. ईयर 1951 में क्या हुआ था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, इसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि पार्लियामेंट कैन amend the fundamental rights under Article 368. So शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और ये ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड था और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स. ओके, देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट जो आर्टिकल 13 है, इसमें जो वर्ड लॉ यूज़ किया गया है, इट डज़ नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, मतलब आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो वो नल एंड वॉइड होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट ये जो वर्ड लॉ हैज़ बीन यूज्ड इन आर्टिकल 13, दैट डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देयरफॉर पार्लियामेंट इज़ capable of taking away the fundamental rights. And yeah, then came the Golaknath case in 1967. इसमें क्या हुआ था, that Supreme Court reversed its earlier stand. In this case, the validity of 17th Constitutional Amendment Act was challenged, which inserted certain state acts in the 9th schedule. अब 9th शेड्यूल क्या होता है? 9th शेड्यूल अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये होता है जिसका जुडिशियल रिव्यू तभी किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तभी उसको घोषित किया जा सकता है जब वो फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को के अगेंस्ट हो. सो देयर वर सर्टेन स्टेट लॉज बीइंग इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वॉट एवर इट इज़, you can't do that, you can't take away the fundamental rights. This was a complete U-turn from the previous Shankari Prasad case. Supreme Court told that fundamental rights are permanent in nature, like transcendental है वो, उनको नहीं लिया जा सकता है. Cool, ये वर्ड्स यूज़ किया गया था. एंड उसमें बोला था कि आर्टिकल 13 के अंदर वो लॉ नहीं होता है. इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट दिस इज़ अ लॉ विद इन आर्टिकल 13. ओके, फिर पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया क्योंकि हमारे पास ना पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है ना जुडिशियल सुप्रीमेसी है. वो एक मिक्सचर, एक ब्लेंड है हमारे पास. सो रिएक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या था, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया और आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 were amended, and it declared that the parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights under 368, and such act won't be a law under article 13. okay, यहाँ पे लेट्स 24th अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, सॉरी छूट गया है ये, 24th CAA. ठीक है, and then came the historic Keshwananda Bharati case, and the Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case. Golaknath case में क्या बोला गया था कि it is fundamental rights are permanent and no one can take it, and constitutional amendment acts are law under article 13. So this Keshwananda Bharati case upheld the validity of Supreme Court का 24th CAA and stated that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental right
बट ले सकते हैं, लेकिन एक बेसिक ढांचा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी घर होता है, उसमें से तुम ईंटें हटा सकते हो, लेकिन एक पिलर होता है, उसको हटाओगे तो वो घर टूट जाएगा। तो वैसे ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलॉसफी है उसको अपहेल्ड करता है, तो उसको नहीं निकाला जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, but at the same time it told that it is not a law under Article 13, and fundamental rights can be curtailed or taken away. Okay, then came this Indira Nehru Gandhi case. It was a very famous case, और 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उससे सरकार ने ये किया था कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो थे पीएम और स्पीकर ऑफ लोकसभा के, उसको आउटसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स कर दिया था। So Supreme Court said that this is against the basic structure as judicial review is the basic structure of the constitution. Then Parliament reacted and 42nd Constitutional Amendment Act was enacted, and this is also called the mini constitution of India. And this act amended Article 368 and stated that there is no limitation on the constituent powers of the Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground. वो बोला कि 368 को तो अमेंड कर दिया, बोला लिमिटेशन है ही नहीं पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का, और अमेंडमेंट्स को कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। एंड देन केम द मिनर्वा मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द प्रोविजन, जो वो बोला था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कि पार्लियामेंट का पावर इज़ सुप्रीम एंड नथिंग एंड नो अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड, उसको खारिज कर दिया गया और बोला जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन द वामन राव केस, द सुप्रीम कोर्ट अगेन अडहेयर टू द डॉक्ट्रिन, और उसको इसमें क्लियर ये कर दिया गया कि केशवानंदा भारती केस के बाद, दैट इज़ 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी CAA हुए हैं उनमें इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया जाएगा। और ये कुछ एलिमेंट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत देखना पड़ेगा, 5th एडिशन का पेज नंबर चैप्टर नंबर 11। कुछ मैं बता देती हूँ। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, secular character of the constitution, federal character, separation of power, unity and sovereignty of India, judicial review, and there are some else like welfare state, and then powers of Supreme Court, powers of High Court under effective access to justice, और कुछ और केसेस हैं जैसे कि इंदिरा साहनी केस अभी पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या ओके, and thank you, and please like, comment and share if you found it helpful. Thank you.